नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट्र। ठाकरे बंधुओं के तेवरों से सरकार हिल गई है। फिर एक बार नई क्रांति की शुरुआत होने जा रही है। दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक से मैंने तमाम ज्वलंत मुद्दों पर बातचीत की है। आंदोलन की भूमिका पर बातचीत की। आप देखेंगे तो अच्छा लगेगा। चलते हैं मलिक साहब के पास। 4PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है आपका। केपी मलिक साहब, आपका हार्दिक अभिनंदन, प्रणाम। मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। अब आज जो है हमने भी थोड़ी ढंग की शर्ट पहनी आपके चक्कर में, लेकिन आप वो पिंक वाली पहना है। अब मुझे लग रहा है कि मुंबई का असर थोड़ा ज्यादा हो रहा है। पिंक वाली शर्ट है आपकी, और पिंक किसके लिए फेमस होता है मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं। और दूसरा, आपको बहुत बहुत बधाई कि जो चैनल ने आपने जो रिकॉर्ड के झंडे गाड़े हैं, जो झंडा आपने बुलंद किया है, मोदी जी के चैनल को भी आपने जो है आधे से कम पे छोड़ दिया है। क्योंकि मैंने कहीं से रिपोर्ट देखी है कि आपके व्यूअर 22 करोड़ के लगभग पहुंच गए हैं। और जो नरेंद्र मोदी फैन क्लब वाला जो चैनल चलाया जाता है, जिसमें जोर लगते हैं सारे सोशल मीडिया, भाजपा और आरएसएस सब लगा के चलाते हैं, वो भी बेचारे किसी तरह 11 करोड़ तक पहुंच पाए हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं संजय जी। और हम आशा करते हैं कि ये सिलसिला यहाँ रुकेगा नहीं, आगे बढ़ेगा और आप इसी प्रकार से 50 करोड़ क्रॉस करेंगे जी। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। डेटा बिंग्स की रिपोर्ट आती है हर महीने, और केवल वो महीने जिस हमारा चैनल जब बंद था उन 2-3 महीने को छोड़ दीजिए तो लगभग 3.5 साल हो गए। दर्शकों के प्यार ने हमें देश में लगातार नंबर 1 बनाए रखा है। और डेटा बिंग की जो रिपोर्ट आई है उसमें 4PM को लगभग 22 करोड़ भी है, और नंबर 2 पर NMF चैनल यानी नरेंद्र मोदी फैन चैनल है नंबर 2 पर, उसके लगभग 11 करोड़। यानी नंबर 1 और नंबर 2 में दुगने का अंतर है। मुझे भी नहीं थी, लेकिन पूरे देश और दुनिया से जो प्यार मिल रहा है उसने मेरे को अभिभूत कर दिया। हाथ जोड़ के आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और बात आज की चर्चा शुरू। मलिक साहब, सोचा नहीं था किसी ने कि ये नौजवान, जिनके लिए बड़े बड़े गोदी मीडिया के लोग, मीडिया के अलावा बाकी भी गोदी लोग, कोई कवि है, कोई लेखक है, कोई शायर है, बड़े घमंड से कह रहे हैं ये काकरोच क्या होते हैं, हमें तो मारेंगे और काकरोच गायब हो जाएंगे। राजनाथ सिंह जी ने बड़े गर्व से कहा कि ये हजूर, ये एनडीए सरकार है, ये यूपीए सरकार नहीं, इस्तीफे नहीं होते हैं। और सुनने में आया कि मोदी और शाह साहब चाहते नहीं थे इस्तीफा हो, लेकिन संघ ने कहा कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, इस लाइन पे मत चलो। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ तो मोदी जी इस्तीफा आपका हो जाएगा। अब ये जो झटका लगा है, एक बड़ा संदेश ये चला गया कि इनका डर खत्म है। अब इनके लोगों ने डरना बंद कर दिया। तानाशाह के लिए सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि लोग उससे डरना बंद ना कर दें, ये डर होता है उसके मन में। और जिस हिसाब से ये लोग सड़कों पर आए हैं, नौजवान और छात्र, उसने दिखा दिया कि तानाशाह के खिलाफ अब लोग मुखर हो रहे हैं, बोलने लगे हैं। 12 सालों में इतनी फजीहत कभी नहीं हुई मोदी जी की जितनी अब हो गई। आपको लगता है ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, या फिर अब एक और ज्वलंत मुद्दा है जिसपे मध्यम वर्गीय परिवार सबसे ज्यादा जूझ रहा है, वो है एथेनॉल का मामला, तेल की कीमतों का मामला। जबरदस्ती में आपसे कहा गया ये वाला तेल लो, गाड़ी कबाड़ा होती जा रही है, तेल महंगा होता जा रहा है। क्या ये मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, अब एक और जन आंदोलन को जन्म दे सकता है? क्या लगता है, आप छात्र कुछ और करेंगे? और प्रधानमंत्री जी रोज इंस्टाग्राम पर आ रहे हैं, अभी अभी 1-2 घंटे पहले फिर इंस्टाग्राम पे आए, लंबा चौड़ा डायलॉग जारी किया कि हम बिल लेकर आ रहे हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। बेचारों को इंस्टाग्राम पे आधी आधी रात को आना पड़ रहा है। कोई फर्क पड़ेगा इससे? प्रधानमंत्री जी का बार बार इंस्टाग्राम पे आना, सोशल मीडिया पे आना जताता है कि प्रधानमंत्री जी डरे हुए हैं और उनकी सरकार भी डरी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी के जो विद्वान हैं वो भी डरे हुए हैं, आपने देखा होगा उनको। लेकिन मैं थोड़ा सा अगर पीछे जाऊं, और हमने जो इतिहास पढ़ा है, जो चीजें पढ़ी हैं, मैं एक छोटा जिक्र आपको आगरा और मथुरा के आसपास का करना चाहूंगा। वहां पे क्या था कि औरंगजेब के जमाने में बड़ा टेरर उस टाइम जो है मुगलों का था, और वो किसानों से कर लेते थे, दुकानदारों को लूटते थे। और बीच बीच में ये भी होता है कि जो जिनके पास सत्ता होती है वो कई सारे अनैतिक कार्य भी करते हैं। और जब जनता त्रस्त हो जाती है फिर वो मरने मारने के अलावा उसको कुछ दिखाई देता नहीं है। तो उन्होंने क्या किया था कि वहां पे किसान वर्ग इकट्ठा हुआ,
मजदूर वर्ग इकट्ठा हुआ और उसमें एक गोकुल सिंह नाम के किसान थे, उन्होंने उसका नेतृत्व किया और भयंकर लड़ाई हुई और उसमें बहुत नुकसान औरंगजेब का हुआ और औरंगजेब को लगा कि ये कहां से क्या हो गया। हालांकि बाद में क्योंकि वो किसान थे और सरकार के पास तो आप जानते हैं फौज है, सेना है, सब चीजें हैं, आखिरकार 3 दिन के युद्ध के बाद वो हार गए और उनकी बोटी बोटी काटी गई आगरा लाके। और उनकी जब बोटी काट रहे थे तो खून के फव्वारे उनके शरीर से निकल रहे थे। ऐसा हट्टा कट्टा नौजवान था। उसी पे आज बताते हैं कि अगर आप कभी आगरा गए हो तो वहां एक फव्वारा चौक है, उसी पर फव्वारा चौक पड़ा है। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जो जितना डर औरंगजेब का लोगों के बीच में था वो डर निकल गया और उसके बाद वो इस तरह के आंदोलन, इस तरह का जो चीजें थी वो बढ़ती चली गई, रुकी नहीं। दूसरी घटना हम अंग्रेजों के टाइम में देखते हैं, अंग्रेजों का जिस तरह से दमन चक्र हमारे ऊपर चलता था, हर चीज को वो दबा देते थे। महात्मा गांधी ने वो डर निकाला शांति का प्रदर्शन करके, आमरण अनशन करके और आंदोलन करके। तो मुझे लगता है कि ये जो 12 सालों से एक डर बनाया गया था, चाहे वो सीबीआई का डर हो, चाहे वो ईडी का डर हो, चाहे आपके सांसद तोड़ने का डर हो, चाहे आपके ऊपर छापा मारने का डर हो, चाहे पत्रकारों को जेल में डालने का डर हो, वो डर इन युवाओं ने निकालने का काम किया है। और ये जो मामला हुआ है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, ये एक संकेत है कि जो ये कुतुब मीनार खड़ी हुई है, अब इस मीनार की ईंटें निकलना शुरू हो गई। अब धीरे धीरे जब ईंटें निकलेंगी तो ये जो महल बना हुआ है, ये महल कभी भी बिखर सकता है। आप ये देखेंगे कि जिस प्रकार से आप इतने दिनों से चीजें चला रहे हैं, आप डर रहे हैं, सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने में, इसको खत्म करने में कोई कोर कसर तो छोड़ा नहीं है। आपको पता है, अब मैं बहुत अच्छे से गोलचा साहब को जानता हूं। सतीश गोलचा बहुत होनहार, बहुत जबरदस्त अधिकारी हैं। दिल्ली में वो लगभग 2 दशकों से तो मैं बहुत बारीकी से उनको देखता हूं कि वो दिल्ली के कई अलग अलग पुलिस के पदों पर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से वो मैनेज कर रहे थे, क्योंकि उनको ध्यान रखना पड़ रहा था, चीजों को दायरे में रह के वो कर रहे थे और बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें थी। और आईबी की रिपोर्ट आई, आईबी ने रिपोर्ट दी कि कुछ बड़ा मामला हो सकता है, क्योंकि जंतर मंतर का मामला धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो जैसे ही होम मिनिस्ट्री को ये रिपोर्ट दी गई, होम मिनिस्ट्री के हाथ पैर खुल गए और होम मिनिस्ट्री आनंद फानन में ढूंढने लगी कि किसको देखा जाए। तो जो आईबी की रिपोर्ट देने आए थे सज्जन, पता चला रे वो सज्जन तो दानिश के दिल्ली के ही आईपीएस हैं। तो काहे इन्हीं को नहीं बना जाता, क्रांतिकारी भी है, हमारे जो है रिपोर्ट देने आए तो सिंपैथी रखने वाले हैं, तो इनको बना, रात को बनाया उनको। सोचिए आप, उनको रात को बनाया और सुबह उन्होंने विस्फोट कर दिया और उस विस्फोट का नतीजा आज आपके सामने है। तो मेरा कहने का मतलब है, वो थे तो दिल्ली के, लेकिन वो 20 साल से दिल्ली की तरफ देखे नहीं और वो आईबी में बने हुए थे। और संजय जी, मैं आईबी के बना हूं। आज मेरे पास कई सारे आईएएस अधिकारियों के जो रिटायर हैं या थोड़े से किसी दूसरे पदों पर, उनके फोन आए। आईबी का काम क्या होता है, रो का क्या काम होता है, संजय जी आपको भी पता है। अब आईबी ने अगर कोई रिपोर्ट दी है तो उसको कैसे जांच पड़ताल करोगे, कैसे तथ्यों की बात करोगे। हमारे आपके लखनऊ में, मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, शामली में जो वहां पे आईबी का आदमी होता है जिले में, वो किससे रिपोर्ट लेकर देता है? वो हमसे आप बात करके रिपोर्ट बनाकर दे देता है। आईबी के मेरे कम से कम 2 दर्जन दोस्त हैं जो हमसे अभी भी फोन करके पूछते रहते हैं। प्रेस क्लब में 4 आईबी के आदमी बैठते रहते हैं, पत्रकार क्या बात कर रहे हैं, तो वो पत्रकारों की बातें सुनी और रिपोर्ट बना के दे दी। तो ये रिपोर्ट अभी वो चल रही थी, उनको आपने कमान दे दी, तो वो उस कमान को संभाल नहीं पाए, जिसका नतीजा आपने देखा। और अब तो जो आरएएफ है उसने भी स्वीकार कर लिया कि पैलेट गन चले हैं, उन्होंने मना नहीं किया। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपने आंदोलन को कुचलने का भरसक प्रयास किया और जब आपके हाथों से कंट्रोल बाहर हो गया और आपको लगा कि आपने अगर जल्दी इसको नहीं किया, देखिए अगर आज तक भी खत्म नहीं होता संजय जी, आज संडे का दिन था, वहां भयंकर भीड़ होती और ऐसी भीड़ में कुछ भी हो सकता था, क्योंकि कल से यूनिवर्सिटी के कॉलेज भी खुल रहे हैं, कल से बच्चों की तादाद बढ़ जाती। दूसरा, कल पार्लियामेंट शुरू हो रही है। पार्लियामेंट में देखिए, इसमें कुछ भी आप कहें, जो दूसरे राजनीतिक दल थे, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस के राहुल गांधी हो, उनका हौसला बुलंद करने का काम भी नौजवानों ने किया है।
राहुल गांधी आज से पहले नहीं गए प्रधानमंत्री के घर के बाहर धरना देने के लिए। डिंपल यादव को आज से पहले हमने नहीं देखा कि वो सांसदों को लेकर पैदल मार्च कर रही हो। हमने आज से पहले उन नेताओं को नहीं देखा चंद्रशेखर को पार्लियामेंट में धरना देते हुए। तो कहीं ना कहीं उनका उत्साहवर्धन भी इन्हीं नौजवान छात्रों ने किया है, और उसमें कई सारे ऐसे छात्र छात्राएं थे जो 14-15 साल के भी थे। उस पर हम लंबी चर्चा पहले कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक शुरुआत है, और अभी आप आगे आगे देखिए होता है क्या। इसको एक डायलॉग भी कह सकते हैं जो हम और आप कई बार करते हैं कि पार्टी तो अभी शुरू हुई है। मुंबई अंदाज में अगर करेंगे, पार्टी अभी शुरू हुई है और पार्टी आगे तक चलेगी। तो पार्टी का नजरिया देखिए और पार्टी का मजा लीजिए, और जो है नृत्य करिए उसमें। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब। आप लंबे समय से पार्लियामेंट कवर करते रहे हैं, सरकार के बहुत करीब से आपने सरकारों को देखा है। इस पूरे आंदोलन में चूक कहां थी? जहां तक मुझे लग रहा है शुरू में इस आंदोलन की तरफ थोड़ा आंखें मूंदी गई और दिल्ली की गोदी मीडिया को इशारा किया गया शुरू में दिखा दो, जिससे राम मंदिर की चंदा चोरी का मामला थोड़ा दब जाए, छुप जाए। मकसद ये था कि मंदिर की चंदा चोरी ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, छात्रों का आंदोलन हम खत्म कर देंगे, कांग्रेस पार्टी क्या होती है। लेकिन बाद में यही आंदोलन गले की फांस बन गया। क्या लग रहा है आपको, चूक कहाँ हुई? सरकार मोदी और शाह जो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, वो गड़बड़ा कहाँ गए? क्या लगता था उनको कि उनके एक मंत्री की बदी चढ़ जाएगी, बदी देनी पड़ जाएगी? गलती कहाँ हुई? संजय जी, गलती आपके अहंकार और आपके जो अहंकार आपको है, जो आपको घमंड है, उसके सामने आपकी गलती हुई। आपने कहा अरे हम किसी को भी कुचल देंगे, किसी को भी देख लेंगे, तो उससे आपकी गलती हुई। राम मंदिर के मामले में कहीं ना कहीं आप दबाव में थे, ये नया मामला आ गया। और उसके बाद अगर आप देखेंगे जो कांग्रेस भी है, उसका भी लगातार कहीं ना कहीं युवाओं में जिस प्रकार से राहुल गांधी जगह जगह जा रहे थे, पहले वो कोटा गए, देहरादून गए, तो एक पैरेलल भी छात्रों पे इस तरह का एक चल रहा था कि छात्रों को आकर्षित कैसे किया जाए, छात्रों को आगे कैसे बढ़ाया जाए। और दूसरा संजय जी, आप ये देखेंगे ये जो मुद्दा था, ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा था शिक्षा का। ये 80% आज की डेट में ऐसे परिवार हैं जो कहीं ना कहीं इससे सीधा सीधा संबंध रखते हैं। या तो ऐसे छात्र हैं जो परीक्षाएं दे चुके हैं, उनकी नौकरी नहीं लग रही है, या ऐसे छात्र हैं जो परीक्षा देने वाले हैं, या ऐसे छात्र हैं जिन्होंने परीक्षा दे दी है, या ऐसे छात्र हैं जो 2 साल में 1 साल में परीक्षाएं देंगे। और कहीं ना कहीं सेंटिमेंटल तरीके से वो बच्चे जुड़े हुए थे और उनके पेरेंट्स भी जुड़े हुए थे। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के कई बच्चे ऐसे आए जो उनके पेरेंट्स, उनके फादर, उनका पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है, लेकिन बच्चे वहां पे पहुंचे। तो ये क्या जताता है कि ये ऐसा सेंटिमेंटल वाला आंदोलन था कि सरकार इसको भांप नहीं पाई, सरकार इसको समझ नहीं पाई। सरकार को लगा जैसे दूसरे आंदोलन होते हैं ऐसे ही छोटा मोटा आंदोलन रहेगा, इसको तो हम कुचल देंगे। और कुचलने की पूरी व्यवस्था भी की थी संजय जी, ऐसा नहीं है। आपने सीआईए सब तक बुला ली, आरपीएफ, आरएएफ आपके पास है, दिल्ली पुलिस आपके पास है, उसके बाद आप बॉर्डर से दाएं बाएं से अगर सेना को बुला रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? और जिस प्रकार का लाठीचार्ज हुआ है संजय जी, हमने आज तक नहीं देखा दिल्ली में। आप युवाओं पे लाठियों में कीलें आपकी लगी हुई हैं, आप गोलियां चला रहे हैं, आप लाठी भांज रहे हैं। जिस प्रकार से आपने देखा कि उस पर लंबी चर्चा हो चुकी कई चैनलों पे कि ऐसे ऐसे लोग दिखाई दिए जो पुलिस के लगते ही नहीं, चप्पल पहन के, लाठी लेके, पैंट शर्ट पहन के पीट रहे हैं, किसी का बैज नहीं लगा है। तो ये जताता है कि आपने पूरा प्रयास किया कुचलने का, लेकिन आप कुचल नहीं पाए। और दूसरा मैं आपको जो लगातार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हो चाहे संघ हो, कहीं ना कहीं अंदर से भी इस तरह की आवाजें उठ रही हैं कि मामला बहुत बिगड़ रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों का तेल इतना निकल चुका है कि उनका इंजन स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा है। जैसे कई बार आप गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं ना, वो खरखर की आवाज तो करती है लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि उनकी हवा इतनी निकल चुकी है। लेकिन ये मैं कह सकता हूं निश्चित तौर पे कि ये एक शुरुआत है और ये मामला आगे तक जाएगा। सरकार का घमंड टूट गया है। सरकार का जो पहले ये था कि घमंड है, वो घमंड टूट गया है। इसलिए मुझे लगता है ये मामला आगे बढ़ेगा। जी, इस बीच में मैंने 2 लोगों के वीडियो देखे, परम आदरणीय तिहाड़ एडिटर सुधीर चौधरी का और अर्नब गोस्वामी का और बाकी गोदी मीडिया का एंकर का। इन दोनों का कहना है कि सरकार ने बड़ा आसान किया,
सरकार तानाशाह होती, मार मार के डंडे ठीक कर देती, आंदोलन करने नहीं देती। पर सरकार बड़ी दयालु है, राजा बड़ा दयालु है, उसने आंदोलन करने दिया। ये तब हाल है इनका जब इनके फील्ड के रिपोर्टर पिट रहे हैं, कपड़े फाड़े जा रहे हैं, तब भी ये इतनी बेशर्मी पर बैठे हुए हैं। छात्रों को गलत बता रहे, कह रहे छात्रों पे मेहरबानी कर दी सरकार ने। कितनी कितनी गुलामी करेंगे ये लोग गोदी मीडिया का। इतने हर्ष होने के बाद क्या और कोई पूरा हर्ष होना बाकी है? संजय जी देखिए, ये मीडिया को भी आईना दिखाने का काम इन्होंने किया है, जो गोदी मीडिया था। आपको याद होगा वहां पे एक जी न्यूज के पत्रकार थे, हालांकि हमने ट्वीट भी किया और लोगों से कहा भी, लिखा भी कि भाई हर पत्रकार जो है वो इस तरह का नहीं होता, इसलिए पत्रकारों पर इस तरह के हमले और इस तरह की फूटिंग उनकी नहीं होनी चाहिए। पत्रकार तो मजबूर है, अगर ऊपर ही सब मामला बिका हुआ है तो पत्रकार क्या करेगा। संजय जी, खबर आई है आज कि वो जी न्यूज के पत्रकार जिसकी पिटाई हुई थी और जिसके साथ अभद्र व्यवहार वहां किया था, उसकी बेटी बड़ी आहत हुई और बेटी ने सवाल पूछा कि पापा आपके साथ ये क्यों हुआ। अब आप ये सोचिए, अगर आपकी बेटी कुछ बोलती है तो आप अपनी बेटी को कम से कम झूठ नहीं बोलते और आपको ईमानदारी से जवाब देना पड़ता है, तो क्या उसका हाल हुआ होगा पत्रकार का। और दूसरे जो आप क्रांतिकारी बता रहे हैं, जो सफाइयां दे रहे हैं, उसमें खाली आप एंकर की बात करें, उसमें एंकरनियां भी हैं, उनके भी बच्चे हैं और वो भी सोशल मीडिया और टीवी देख रहे होंगे, उन्होंने क्या जवाब दिया होगा आप सोचिए। जिन महाशय का आप नाम ले रहे हैं, क्या उनके बच्चे नहीं हैं? उनके बच्चे नहीं देख रहे होंगे? लेकिन ये लोग बेशर्म हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कुछ भी कहिए, कुछ भी मारिए, इनको पत्थर मारिए, इनके ऊपर काली पोत दीजिए, जूतों की माला इनके गले में डाल दीजिए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनका पैकेज अच्छा होना चाहिए बस। अगर आप पैकेज अच्छा देंगे तो ये इससे भी आगे बढ़ सकते हैं। चरण वंदना में इन्होंने कोई कमी छोड़ी नहीं थी। आप 24 के इलेक्शन के दौरान अगर देखें तो प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि शायद 400 से कुछ कम रह जाए या 400 के आसपास आए, और ये बता रहे थे कि 450 आ सकती है, 500 भी क्रॉस कर सकती है। फिर किसी ने कहा नहीं नहीं, सीटें है ही नहीं 500। बोला नहीं है, कोई बात नहीं, फिर भी आ जाएंगी, मैं 2-4 मंगा लो सीटें, कोई कुछ उधर की, बांग्लादेश की, पाकिस्तान की भी खींच लो। तो चाटुकारिता में ये लोग इतने डूबे हुए हैं कि इनको अच्छाई में बुराई में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है, इनको सच्चाई में और झूठ में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इनकी भी पोल पट्टी वहां खोली गई है। बहुत सारे लोगों ने वहां जो ईमानदारी से कवरेज की है उसका स्वागत भी हुआ है, और जो इस तरह का गोदी मीडिया है उसकी हुटिंग भी हुई है। तो ये तस्वीर भी जनता के सामने आना बहुत जरूरी था और इनकी पोल पट्टी खुलना बहुत जरूरी था, खुल गया। और ये तो आप देख रहे हैं ना, जैसे हमने आपने अभी जिक्र किया, भाई आपके अगर व्यूअर 22 करोड़ हुए हैं इस दौरान, तो क्यों हुए हैं? वो मेन स्ट्रीम के चैनल क्यों नहीं देख रहे हैं? तो वो जानते हैं ना कि चाटुकारिता वहां चल रही है। शुरू शुरू में क्या नहीं कहा गया कि किसका आंदोलन है, वहां तो है सामाजिक तत्व आ गए, इसमें तो कोई छात्र है ही नहीं, और वो कौन से पिंकी चौधरी, फलाने चौधरी, और वो आ गए, कोई पंडित जी आ गए, वो गाड़ी में बिठा के पीट रहे हैं छात्रों को, कहां जा रहे हो। कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। बॉर्डर पर रोकने का काम आपने किया है, कोई बेचारा कहीं इंटरव्यू देने आ रहा है, कोई काम है, उसको गाड़ी से उतारा गया कि अच्छा तुम वहां जा रहे हो जंतर मंतर पर, उसको यहीं उतार दिया, घर निकल, पीट दिया छात्रों को बॉर्डर पर पीटा गया है। तो ये सारी चीजें करने के बाद में सरकार का भी चेहरा उजागर हुआ है, और इस तरह के जो चाटुकार और इस तरह के चाटुकार पत्रकार गोदी मीडिया जो थे, उनका भी चेहरा इस आंदोलन ने उजागर किया है कहीं ना कहीं। जी संजय जी। मलिक साहब, अभी मुसीबतें कम नहीं हुई हैं। ऑटो चालकों ने और टैक्सी ड्राइवरों ने कहा है कि वो 4 तारीख को बड़ी हड़ताल करने जा रहे हैं इसी तेल की मिलावट के लिए। मैं हूं, आप हो, कोई भी मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हों, एक ही चर्चा है कि ये इथेनॉल वाली गाड़ियां, तेल मिलाने वाली गाड़ियां कबाड़ा होती जा रही हैं। बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है ये। अब वो हड़ताल की बात हो गई। अब लोगों ने देख लिया ना, 700-800 किसान मर गए, लेकिन किसान आंदोलन पे प्रधानमंत्री को झुका लिया किसानों ने। नौजवानों ने तो इतनी जल्दी झुका लिया, उम्मीद नहीं थी कि नौजवानों के आगे थे, पसीने आ गए। और अब ऑटो चालक, टैक्सी ड्राइवर, ये सब हड़ताल करने जा रहे हैं। क्या लग रहा है अब ये मामला समझ में आ गया लोगों को? झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। नहीं संजय, देखिए जैसे शिक्षा के मामले पे अधिकतर लोग प्रभावित थे इस मामले से। ऐसा मामला था कि हर व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ था, भले ही किसी के पास कार हो ना हो। तेल के मामले से तो वही प्रभावित होता है भाई, अगर उसके पास अपनी कार नहीं है, वो बस में सफर करता है, कोई टैक्सी में सफर करता है, कोई ट्रेन में सफर करता है, कोई ट्रक में सफर करता है, तो सब कहीं ना कहीं तेल से प्रभावित हैं। अगर तेल के हाल ये होंगे, गाड़ियों की हालत खराब होगी,
तो उससे ढुलाई का खर्चा बढ़ेगा, ढुलाई का खर्चा बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो आम आदमी को दिक्कत होगी, कमाई हो नहीं रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है, तो उससे कहीं ना कहीं आम आदमी भी प्रभावित होगा। आज ऑटो वाले स्ट्राइक कर रहे हैं, कल को आम आदमी स्ट्राइक करेगा। दूसरा क्या है संजय जी, जो चर्चा हम सुन रहे हैं कि ये सारी चीजें देखते हुए किसान के जो किसान प्रतिनिधि हैं, जो किसान यूनियन है, उसमें भी हलचल शुरू हो गई है कि भाई अगर बच्चे अपनी मांग पूरी कर सकते हैं तो हमारे तो संगठन है, हम तो किसान हैं, अगर हम रसद बंद कर दें, हम दूसरी चीजें से प्रभावित सरकार को कर दें तो हम भी सफल हो सकते हैं अपने आंदोलन में। तो अब मैंने कहा ना कि ये तो पार्टी शुरू हुई है और ये तो एक रास्ता लोगों को, युवाओं ने दिखाया है। अब इस रास्ते पे चलने वाले कई लोग प्रयास भी करेंगे और कई लोग आगे भी आएंगे। अब आप ये देखें ना कि किसान की लागत जो है फसल की, वो ही नहीं मिल पा रही है उसको। कभी उसको आलू फेंकना पड़ता है, कभी उसको सब्जियां फेंकनी पड़ती है, कभी उसको गेहूं का रेट पूरा नहीं मिलता। तो वो जो लगातार एमएसपी की मांग कर रहा है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको जब कहा था कि मैं तपस्या में मेरी कोई कमी रह गई है और तीनों बिल वापस लिए थे, तो उन किसानों को ये वादा दे के विदा किया था कि हमने एक एमएसपी पे कमेटी बना दी है और ये कमेटी जल्दी रिपोर्ट देगी और हम एमएसपी पे कुछ ना कुछ नया रास्ता निकालेंगे। आज तक कोई रिपोर्ट उसकी आई नहीं है और कोई एमएसपी दी नहीं है। उसी तरह से जिस प्रकार से नई कमेटी, अभी वो ट्वीट करके बताया था ना प्रधानमंत्री जी ने कि हमने फास्ट ट्रैक बना दिया है। अब फास्ट ट्रैक वो ऐसी फास्ट चलेगी, सुपर फास्ट, कि कहाँ रुकेगी किसी को पता ही नहीं है। तो ये जुमलेबाज, पुराने जुमलेबाज है, जुमला देके अपना खत्म कर देते हैं। और कोई भी आंदोलन हो, कोई भी इस तरह का विरोध प्रदर्शन हो, जो टेम्पो एक बार बन जाता है वो बहुत जल्दी नहीं बनता संजय जी। आप देखिए कि जो 5 साल पहले जो किसानों का आंदोलन का टेम्पो बना था, क्या किसानों का आंदोलन इतनी जल्दी बन सकता है? मुश्किल है। जो छात्रों का आंदोलन आपने इतने दिन देखा, अगर कोई कहे अगले महीने फिर छात्र आंदोलन के लिए आइए, जंतर मंतर पे करना है, तो इतना आसान और इतनी जल्दी से होने वाला नहीं है। ये कभी कभी होता है। और अगर किसान आंदोलन को देखें तो किसान आंदोलन को होने में कम से कम 20 साल 25 साल का अंदाजा लगता है। अगर हम पिछले विश्लेषण करेंगे आंदोलन का, तो ये आंदोलन जो होते हैं वो लगभग 20 साल में 2 दशकों में होते हैं। इससे पहले कोई भी बड़ा आंदोलन किसान का होते हुए हमने नहीं देखा है। और छोटे मोटे किसान आंदोलनों से ये सरकार घबराती नहीं है, उनको लठों से ठीक कर देती है। ये इस सरकार का जो है इतिहास रहा है। आपने अभी भी देखा कि जैसे ही वहां हरियाणा के बॉर्डर पे, पंजाब के हरियाणा के किसानों ने कोशिश की आने के लिए, दोबारा वहां पे बॉर्डर पे फिर फोर्स लगा दी गई, फिर उनको रोकने का काम किया गया। तो ये सरकार जानती है कि किसको रोकना है, किसको क्या करना है। और ये बेशर्मी की कोई कमी तो आई नहीं है, लेकिन डर जरूर आ गया है। जो पहले बेशर्मी थी और बेशर्मी के साथ जो है डरना नहीं था, अब बेशर्मी उतनी ही है लेकिन डर खत्म हो गया। जी ठीक बात है, ये डर आना भी बहुत जरूरी था। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने समय दिया, बातचीत की। तो ये थे केपी मलिक जी। और एक बार मैं फिर आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आसान बात नहीं होती। लगभग 3.5 साल हो गए हैं 4PM नंबर 1 पे लगातार है। आप सोचिए, एक महीने में 22 करोड़ व्यू 4PM के। और नंबर 2 पर नरेंद्र मोदी फैन क्लब है, उसके 11 करोड़ व्यू। यानी हमारे पहले और दूसरे के बीच में दुगने का अंतर। ये तभी हो सकता है जब देश भर के लोग इतना प्यार करें 4PM को, इतना साथ खड़े रहें 4PM के लिए। मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूं। मुझे बताइएगा जरूर कि ये केपी मलिक की बातचीत आपको कैसी लगी और आप क्या सोचते हैं। शुक्रिया, थैंक यू।